चलिए बच्चों, हमने आर्टिकल नंबर 3 की थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा कवर किया और अब बात करते हैं इस आर्टिकल नंबर 3 के न्यूमेरिकल सेक्शन की। न्यूमेरिकल सेक्शन, आर्टिकल नंबर 3 का न्यूमेरिकल सेक्शन। चलिए समझना बात को ध्यान से। मैं इस न्यूमेरिकल सेक्शन के अंदर पहले आपको समझा रहा हूं दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो जनरलाइज फॉर्म में होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर ऐसे चल रहा है कि वो S1, S2, S3 डैश 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 Sn डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है। पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन path and it covers S1, S2, S3 dash 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 Sn distances with speed v1, v2, dash 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 vn respectively. Find average speed of the particle. ये क्वेश्चन आपको दे रखा और एवरेज स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। पहले भी मैंने आर्टिकल नंबर 2 के क्वेश्चंस के अंदर भी बोला था आपसे कि फिजिक्स में अगर फील करना है तो पहले जैसा क्वेश्चन कहता हो वैसा बनाओ डायग्राम। और मेरे हमेशा एक पैटर्न डायलॉग रहा है बच्चों इसके अंदर, और मैं हमेशा कहता हूं कि यार जिस क्वेश्चन का बनता है डायग्राम उस क्वेश्चन की औकात होती है 2.5 ग्राम। जिस क्वेश्चन का बनता है डायग्राम उस क्वेश्चन की औकात होती है 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम मतलब बहुत लाइट वेटेड क्वेश्चन हो जाएगा वो। ठीक है, इतना हल्का, मतलब 2.5 ग्राम केवल। ठीक है, 2.5 ग्राम उसको बोलते हैं बच्चों। चलिए तो बनाते हैं इसका डायग्राम। बोला है पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। ये लीजिए स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रॉ कर दिया मैंने। एंड इट कवर्स S1, S2, S3 डैश Sn। सपोज ये बच्चों यहां से यहां तक की S1 डिस्टेंस, यहां से यहां तक की S2 डिस्टेंस डैश 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 डैश, और ये लास्ट में Sn डिस्टेंस विद स्पीड v1, v2 डैश जैसे vn रेस्पेक्टिवली, यानी हर डिस्टेंस की स्पीड आपको दे रखी है कवर करने की। S1 को उसने v1 से कवर किया, S2 को v2 से कवर किया और Sn को vn से कवर किया, और आपसे पूछा एवरेज स्पीड। जो पूछा पहले अपने आप को बताओ, एवरेज स्पीड क्या होती है अपने आप को बताइए पहले। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपका फोकस केवल इन दो चीजों पर होना चाहिए। आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको कि यार इन सभी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, तो इन सभी को ऐड कर दीजिए, बन जाएगी टोटल डिस्टेंस। ये लीजिए साहब, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस डैश 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 प्लस Sn, बन गई टोटल डिस्टेंस। पर अब चाहिए टोटल टाइम, और टाइम मुझे किसी भी इंटरवल का पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। सबको मालूम है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा जा सकता है बच्चों। तो हर इंटरवल की डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस स्पीड सबकी पता है। तो सब इंटरवल का टाइम, यहां सपोज टाइम T1 लगा, यहां T2 लगा, यहां T3 लगा, यहां Tn लगा, तो पहला टाइम मेरे पास T1, दूसरा टाइम T2, ऐसे डैश 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 प्लस Tn। जर्नल फॉर्मूला तैयार कर दिया मैंने ये। अब डिस्टेंस तो सबकी यही है यार बच्चों, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस डैश 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 प्लस Sn। पर अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो हर इंटरवल का टाइम निकालो। पहले का डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी S1 अपॉन V1, दूसरे का S2 अपॉन V2 प्लस डैश 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 Sn अपॉन Vn।
ये लीजिए, बना दिया मैंने इस सवाल का एक जर्नल कंसेप्ट। जहां कहीं भी आपको डिस्टेंस के इंटरवल दे रखे हो और उनकी स्पीड दे रखी हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। पर अब यहां पर भी मैं एक स्पेशल कंडीशन डाल देता हूं बच्चों। स्पेशल कंडीशन, क्या स्पेशल कंडीशन है समझिएगा। इफ S1 इक्वस टू S2 इक्वस टू डैश 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 इक्वस टू Sn इक्वस टू S, यानी कि ये सभी इक्वल डिस्टेंसेस इंटरवल्स मैंने कंसीडर किए हैं और n इंटरवल्स हैं, तो इन सबका सम जो होगा इसका भी S S S S n बार ऐड करोगे तो एवरेज स्पीड यहां से देखोगे तो n टाइम्स ऑफ S बन जाएगा बच्चों, क्योंकि हर डैश S S S को n बार जोड़ोगे तो NS ही बनेगा ना भाई। और नीचे ध्यान से देखो, ये S अपॉन V1, ये S अपॉन V2, ये S अपॉन Vn, S सब में से कॉमन लो तो ब्रैकेट में 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस डैश 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 1 अपॉन Vn, और ये S से S मर जाएगा। तो यहां पर आपको एवरेज स्पीड मिल गई है n अपॉन 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस डैश 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 1 बाई Vn। ये एक जर्नल फॉर्मूला बना दिया, पर ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब डिस्टेंस इंटरवल्स इक्वल हो। तो कितने इंटरवल हैं, बस नंबर ऑफ इंटरवल लिख दीजिए, अपॉन सभी स्पीड्स को रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। पर जनरली ये दो इक्वल इंटरवल्स के लिए पूछा जाता है, दो इक्वल इंटरवल्स के लिए। तो यहां पर मैं एक और केस बना देता हूं कि सपोज ये दो इक्वल इंटरवल हैं, मान लो पहला भी S दूसरा भी S, पर यहां की स्पीड V1 यहां की स्पीड V2। अब यहां का एवरेज चाहिए तो मैंने अभी इक्वल इंटरवल के लिए फॉर्मूला निकाला, कितने इंटरवल है बच्चों, दो, तो n की जगह पर क्या रखोगे 2, यहां आएगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। इसको सॉल्व अगर करें हम तो नीचे V1 V2 एलसीएम आ जाएगा, यहां V2 प्लस V1, यहां 2 और ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज स्पीड बन गई बच्चों 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 के बराबर। और अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ जानी पहचानी सी फॉर्म है। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आप तीन तरीके की सीरीज पढ़ते हो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज और हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज। ये जो है बच्चों फॉर्म, ये कहलाता है हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स। ये जो फॉर्म कहलाती है हार्मोनिक मीन कहलाती है, यानी कि जब इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स हो, स्पीड अलग अलग हो, तो दो के लिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ट्वाइस V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये हमारा पहला स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ बच्चों। अगला देखो लो, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल moves on straight line, it covers in such way that, लिखो, in such way that it move with speeds V1, V2 dash 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 Vn in time T1, T2, dash 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 Tn respectively. Find average speed. अब लगी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर, ये लीजिए तुरंत स्ट्रेट लाइन पाथ बनाया, उस पर ऐसे चल रहा है कि पहली V1 स्पीड से चला T1 टाइम तक, V1 T1 के अंदर रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है भाई, V2 चला T2 टाइम तक, डैश 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 डैश, और Vn चला Tn टाइम तक, और एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई। तो आपको पता है यार, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सब जानते हो भाई, एवरेज स्पीड पूछा गया है तो V एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फोकस इन दोनों पर ही रखना है, दो ही चीजें चाहिए आपको, डिस्टेंस चाहिए टोटल और टोटल चाहिए टाइम। तो टाइम तो मुझे यहां पर दिख रहा है बच्चों, इन सबको ऐड कर दूंगा तो टोटल टाइम आ जाएगा,
पर मेरे पास किसी भी इंटरवल की डिस्टेंस नहीं है, तो आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो जनरल फॉर्मूला v इक्वल्स टू s बाई टी, तो s इक्वल्स टू v इंटू टी। हर इंटरवल की स्पीड टाइम स्पीड टाइम स्पीड टाइम है, तो डिस्टेंस भी आपको मिल जाएगी। तो यहां से आप अगर एवरेज स्पीड की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस के लिए आप लिखोगे पहली s1 है, दूसरी s2 है, डैश 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 प्लस sn। टोटल टाइम तो आपको पता ही है, पर अब s1 s2 sn सबकी वैल्यूज चाहिए आपको। तो s1 की जगह पर लिखोगे v1 t1, यहां v2 t2 प्लस डैश 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 vn tn, और नीचे t1 से लेकर tn तक टोटल टाइम। ये बन गया हमारे एवरेज स्पीड। इस सवाल का जर्नल फॉर्मूला, इस सवाल का जर्नल फॉर्मूला बना दिया मैंने। पर अब ध्यान से देखो, जैसे वहां स्पेशल कंडीशन डाली बच्चों, ऐसे यहां पर अगर मैं स्पेशल कंडीशन डाल देता हूं, यहां पर स्पेशल कंडीशन क्या है भाई, कि इफ t1 इक्वस टू t2 इक्वस टू डैश 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 इक्वस टू tn इक्वस टू t, यानी सभी टाइम के इंटरवल्स मैंने इक्वल कर दिए, तो हर जगह पर आप t t t लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो ऊपर से t कॉमन लोगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn, और नीचे t प्लस टी प्लस टी प्लस टी n टाइम्स, तो n टाइम्स ऑफ t, तो ये t से t को मार दीजिए। तो यहां से एवरेज आपको मिला v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स, टाइमिंग के, इक्वल टाइमिंग के इंटरवल्स। ये लीजिए, अगर डिस्टेंस का इक्वल इंटरवल होता है तो ये कंसेप्ट लगाओ, अगर टाइमिंग के इक्वल इंटरवल्स होते हैं तो ये कंसेप्ट लगाओ। जैसे यहां पर 2 के लिए मैंने बोला, ऐसे ही अगर मैं यहां पर भी बोलूं कि 2 टाइम के इक्वल इंटरवल, पहले में v1 से चला, दूसरे में v2 से चला, तो एवरेज सिंपल v1 प्लस v2, और टाइम के कितने इंटरवल भाई, 2, तो 2। और ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स। ध्यान रखना, हार्मोनिक मीन होता है इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स के लिए, अरिथमेटिक मीन होता है इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए। ये 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिए हैं, तब आप एवरेज स्पीड पर बेस्ड कोई भी सवाल हो, हर सवाल का सॉल्यूशन आप निकाल कर दे सकते हो। चलिए देखते हैं हम न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने के बाद अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब वही चीज हम न्यूमेरिकल अप्रोच के अंदर लेंगे बच्चों, ध्यान रखना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स और कॉन्फिडेंस लेवल में इंप्रूवमेंट हो सके। मान लो से कहा अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी with speed v1, या v1 की जगह अपन ऐसा लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, हटाओ न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं यार। देन रिटर्न्स बैक with speed 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड, ऐसा बोला आपको। अब जैसा क्वेश्चन कहा बच्चों, मैंने पहले भी कहा है आपसे, बिना डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए, थीम जनरेट करनी है, फील करना है। क्या बोला है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद स्पीड v1। सपोज ये पॉइंट ए है, यहां से पार्टिकल चलकर गया बी पॉइंट तक, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से चलकर गया है भाई, इस डायरेक्शन के अंदर।
फिर बोला है कि देन रिटर्न्स बैक, यानी वापस से लौट के आया है। तो यहां से अब वापस से इस डायरेक्शन में लौट कर आया बच्चों, और वो दे रखा आपको 20 मीटर पर सेकंड का, और बोला कि एवरेज स्पीड निकालिए। जो पूछा है वो क्या है? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होती है अपने आप को बताओ पहले। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फोकस इन दोनों चीजों पर होना चाहिए। भूल जाओ क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा, भाड़ में जान दो। ये जो चीज है वो देखो आप बस। टोटल डिस्टेंस जाने की जितनी होगी आने की भी उतनी ही होगी, क्योंकि जिस पास से गया उसी पास से लौट कर आया। अगर जाने की डिस्टेंस में x मानता हूं तो आने की भी x होगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या बनी बच्चों? 2x। पर अब जाने का टाइम सपोज t1 है तो आने का टाइम सपोज t2 है, क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो टाइम अलग अलग आना है। पर मुझे अब t1 t2 तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना यार। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाने की डिस्टेंस x है पर स्पीड 10 है, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो जो 2x, डिस्टेंस x, स्पीड 10, प्लस आने की डिस्टेंस भी x, स्पीड 20। सॉल्व कर लीजिए इसको। ये 2x, नीचे से x कॉमन ले लीजिए और 20 को एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये बन गया बच्चों 2 + 1। x से x मर जाएगा, 20 पलटकर ऊपर चला गया 40 और नीचे 3 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या किया साहब? वही तो किया जब तक करता आया। पर अगर आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मालूम है तो यहां जाने की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही आने की डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस इंटरवल इक्वल है। और जब डिस्टेंस इंटरवल इक्वल होते हैं तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगता है। आप अगर ये नहीं करना चाहते थे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, फिर ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 रख लीजिए वैल्यू। अब डायरेक्ट 2 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20। ऊपर कितना बना बच्चों? 400। नीचे कितना बना? 30। 0 से 0 मर जाएगा, 40/3 मीटर पर सेकंड, फिर आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे कीजिए आप, पर मैं ये कहूंगा फॉर्मूले नहीं यार। फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड नहीं होती है, फिजिक्स कंसेप्ट बेस्ड होती है। कंसेप्ट लगाओ, कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो क्वेश्चन जितनी देर में फॉर्मूले से सॉल्व करोगे उतनी देर के अंदर कंसेप्ट से भी सॉल्व कर डालोगे। इसलिए हमेशा कंसेप्ट से चले। फॉर्मूले से फिर भी गलती हो सकती है पर कंसेप्ट से कभी भी गलती नहीं होगी। इसलिए हमेशा कंसेप्चुअल बातें कीजिए। ये पहला क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? चलो अगला सवाल भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा बच्चों पूरा, तो क्वेश्चन लिखने में टाइम बहुत खराब हो रहा है अपना, ठीक है। केवल क्वेश्चन में बोल रहा हूं और उसको मैं डायग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन, या अ मोटरसाइक्लिस्ट, मैं ऐसा बोलूं पार्टिकल, चलो अब मोटरसाइक्लिस्ट को लेते हैं। अ मोटरसाइक्लिस्ट मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन इन सच वे दैट, मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन in such way that it covers first one third distance with speed 10 किलोमीटर पर आवर। भैया जितनी टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी है ना उसका 1/3, मान लिया मैंने टोटल डिस्टेंस x है तो उसका 1/3 कितना होगा बच्चों? x/3। और उसको कवर किया है उसने 10 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस कवर्स विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। अब बची कितनी यार? ऑब्वियसली 1/3 ही बची होगी ना यार बच्चों। 1/3 मिलकर 1 बनेगा, तो चेक कर लो 1/3 + 1/3 + 1/3 बराबर 1 ही आएगा। तो ये टोटल 1/3 बचा, यानी रिमेनिंग जो बना वो 1/3 बना। और उसको उसने कवर किया है कितने से बच्चों? 60 किलोमीटर पर आवर से। पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालो। चलो साहब एवरेज स्पीड निकाल देते हैं हम। अब बोले सर यहां पर भी तो डिस्टेंस इंटरवल इक्वल है,
तो फॉर्मूला ये लगा ना 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 ना, ऐसी गलती भूल कर मत करना। वो केवल और केवल 2 इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए है, 3 के लिए नहीं है। 3 के लिए अलग डिराइव करना पड़ेगा फिर आपको। तो ऐसे फॉर्मूले बनाते जाओ, कितने, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। कब तक फॉर्मूले याद करोगे यार, कंसेप्ट से चलो। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, खत्म। मेरा तो फोकस फॉर्मूला लिखने के बाद इन 2 चीज पर आ जाता है, टोटल डिस्टेंस पर और टोटल टाइम पर। डिस्टेंस x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 इक्वल टू x, क्योंकि आपने x ही तो अज्यूम किया था भाई, तो टोटल तो x ही आना है। तो ये तो आ गया। अब केवल ले देकर एक चीज निकाल ली। तो मालूम है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हर इंटरवल की डिस्टेंस पता, हर इंटरवल की स्पीड पता, तो टोटल टाइम भी पता। पहले इंटरवल का टाइम x/3/10, x/3/10 कितना बनेगा, x/30 प्लस x/3/20 कितना बनेगा, x/60। ये कितना बनेगा भाई, x अपॉन 180, x/3/60 करोगे इतना आ जाएगा। अब ऊपर x है, नीचे से x को कॉमन लो, ब्रैकेट में 180 एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 6 + 3 + 1। x से x मरेगा, 180 पलट कर ऊपर गया, नीचे बना 10, 0 से 0 मरेगा, और हमारा आंसर बनेगा 18 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, मेरा खुद का सेल्फ मेड क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है सुनिएगा, बड़ा ही प्यारा सवाल बनाया था ये। बोला एयर डिस्टेंस बिटवीन कोटा टू जयपुर। भाई कोटा और जयपुर राजस्थान के, मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूं, इसलिए मैंने वहीं के 2 सिटी के नाम ले लिए। अब आप ऐसे कह लीजिए यार कि एयर डिस्टेंस बिटवीन नांदेड़ टू मुंबई, ये कह लीजिए, इज 260 किलोमीटर, while road distance is 320 किलोमीटर। कोटा से जयपुर की एयर डिस्टेंस है 260 और रोड डिस्टेंस है 320 किलोमीटर। आगे बोला अ बस मूव्स फ्रॉम कोटा टू जयपुर in 8 hours, while an aeroplane reached only in 15 minutes. Find, 2 पार्ट पूछे गए। पहला एवरेज स्पीड and average velocity of bus in kilometer per hour। दूसरा average speed and average velocity of plane in kilometer per hour। बड़ा ही प्यारा सवाल बना बच्चों, ये समझने वाली बातें हैं, समझिएगा ध्यान से। बोला गया अपने से कि कोटा से जयपुर के हवाई मार्ग की डिस्टेंस, एयर डिस्टेंस मतलब हवाई मार्ग, सपोज यहां कोटा है और यहां जयपुर है, ऐसा मैंने मान लिया है। एयर डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको। एयर डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, 260 किलोमीटर है। और रोड डिस्टेंस आपको पता है, रोड तो ऐसे आड़ी तिरछी होती है ना यार बच्चों, पता नहीं कौन कौन से गांव में से होती हुई जाती है भाई, तो ये रोड डिस्टेंस है भाई, वो 320 किलोमीटर आपको दे रखा है। बस का टाइम आपको दे रखा है 8 घंटे और प्लेन का टाइम आपको दे रखा है 15 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए भाई, 15/60, 1/4 आवर।
कन्वर्ट हो गया। चलिए अब निकालते हैं पहला पॉइंट। बड़ा आसान सवाल है यार। पहले बस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर बस के लिए दोनों चीज कैलकुलेट करनी है। बस के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस ने कितनी डिस्टेंस, भैया बस तो सड़क पर ही चलेगी, हवा में नहीं उड़ेगी, यही 320। टाइम कितना लगा 8, तो 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 260, टाइम है 8, 32.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो बस के लिए हो गया। प्लेन के लिए देखेंगे बच्चों। अब फॉर प्लेन तो जब भी उड़ेगा हवा में ही उड़ेगा, तो डिस्टेंस भी वही होगी, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। तो इसके लिए तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर आने वाले हैं। तो यहां पर वी एवरेज या वी वेक्टर एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों 260 किलोमीटर, टाइम 1/4 आवर। पलट कर ऊपर ले जाइए 0, कुछ 24 4 4 1040 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, बड़ा ही प्यारा सवाल था जिसके अंदर हमने बस के लिए भी दोनों चीज कैलकुलेट करी और प्लेन के लिए भी दोनों चीज कैलकुलेट करी। यहां पर आपको कंसेप्ट समझ में आया कि एयर डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, रोड डिस्टेंस का मतलब रियल डिस्टेंस अपने पास में। ठीक है, बाकी आपको टाइमिंग दोनों के दिए हुए थे, दोनों से आपने कैलकुलेट कर लिया जो कुछ आपको यहां कैलकुलेट करना था। चलिए बच्चों, अब इसमें एक वैरायटी का, इसमें सवाल तो कितने ही करते रहो यार, कमी है। मैं दिन भर सवाल करा सकता हूं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पर ये तो सिर्फ आपको चीजें समझाने के लिए मैंने बता दी है बातें। ठीक है, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। एक और क्वेश्चन कराऊंगा अभी, उसके बाद फिर एक वैरायटी की प्रॉब्लम और। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जो साइंस ओलंपियाड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, पर बड़ा ही प्यारा सवाल है। उसको मैं 2 लाइन के अंदर भी करके बताऊंगा और पूरे मेथड से भी सॉल्व करके बताऊंगा। और फिर उसके बाद हम लेंगे एक और अलग मेथड का, एक अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स अपने 3 सवाल मैंने कराए। चलिए अब एक सवाल जो कि इन वैरायटीज में सबसे टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है, मैं जनरलाइज फॉर्म में करा रहा हूं, जैसा साइंस ओलंपियाड के अंदर पूछा था उसी फॉर्म में करा रहा हूं, पर वैसा सवाल न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको आपके असाइनमेंट में मिलेगा। सवाल क्या है, इसकी लैंग्वेज भी लिखकर दे रहा हूं आपको। A particle moves on straight line in such a way that it covers first half distance with speed v naught, then next half distance covers in 2 equal time intervals with speeds v1, v2 respectively. Find average speed. Find average speed, ऐसा पूछा गया आपसे। बड़ा ही प्यारा सवाल है यार बच्चों ये। और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस में सबसे टिपिकल वैरायटी का सवाल है ये, समझो। अरे टिपिकल तो खैर कुछ भी नहीं होता है यार, फिजिक्स में क्या टिपिकल है, कंसेप्ट लगाना आना चाहिए बस। चलो, जैसा बोला, पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन, तुरंत स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी इन सच वे दैट, कैसे, इट कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। पूरी टोटल अगर डिस्टेंस x है मान लो, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब कि x/2 विद स्पीड v0। अब रिमेनिंग हाफ ही बचेगी यार बच्चों, ये
ये भी तो हाफ ही बचेगी। आगे क्या बोला है, देन नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, ये वाली जो हाफ डिस्टेंस है उसको उसने 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर किया है। तो इस डिस्टेंस को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लिया। सपोज ये t तो ये भी t। इस इंटरवल के अंदर चला है वो v1 से और इस इंटरवल के अंदर चला है वो v2 से। तो इसकी पूरे की आपको निकाल कर देनी है एवरेज स्पीड। चलो निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान से समझना, टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2 x के बराबर बनेगी। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, खेल है टाइम का। फर्स्ट हाफ को कवर करने में सपोज टाइम लगा t0 इसको, पर इसको कवर करने का टाइम t प्लस t 2t होगा, तो प्लस 2t। अब मुझे ये t0 और ये t मिल जाए तो मजा आ जाए। दिमाग तो बन गया हमारा, खेल तो बना लिया हमने कि यार हमें अगर यहां का टाइम t0 और ये टाइम t, मतलब ये मिल गया तो ये भी मिल गया यार, 2t कर देंगे हम उसको, बस हमें यही चाहिए। चलो चलो पहले t0 को कैलकुलेट कर ले। t0 तो आसान चीज है यार बच्चों, मालूम है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। तो t0 को कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस की वैल्यू x/2, स्पीड v0 तो x अपॉन 2v0। चलो साहब t0 तो आ गया, अब t का खेल समझो। t का खेल समझो ध्यान से। मैं ऐसा मान लेता हूं कि सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 है और ये x2 है। आधी मत कर देना, बच्चों से यही गलती होती है कि x/2 का आधा होगा ये x/2 का। अरे भाई स्पीड अलग अलग है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस अलग अलग होंगी ये, पर इन दोनों का सम x/2 होगा, ये कंफर्म है। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों की x/2 जो होगा वो 2 डिस्टेंस से मिलकर बना है x1 प्लस x2 से, और x1 स्पीड इंटू टाइम v1 इंटू टी लिखा जा सकता है, और x2 को v2 इंटू टी लिखा जा सकता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं x/2, x1 की जगह क्या लिखोगे भाई, v1 इंटू टी, और यहां v2 इंटू टी, दोनों में से t कॉमन ले लेता हूं, इसको नीचे ले जाता हूं, तो t की वैल्यू यहां से आ जाएगी x अपॉन ट्वाइस v1 प्लस v2। इस 2 को भी इधर ले जाओ यार, तो 2t की वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगी, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 2t की वैल्यू डायरेक्ट उठा के पुट कर देंगे। अब आपके पास t0 तैयार है और 2t भी तैयार है आपके पास, रख दीजिए। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, ऊपर है x, t0 की वैल्यू आपने निकाली यहां से x अपॉन 2v0 प्लस 2t, ये 2 को इधर लाओगे तो ये बचेगा भाई, x अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, चलिए ऊपर x, नीचे से x कॉमन ले लो और एलसीएम ले लेना 2v0 इंटू v1 प्लस v2 इन दोनों से, तो यहां आएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0। x से x मर जाएगा, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये बना ट्वाइस v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ये हमारा साइंस ओलंपियाड क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों। एक तरीका तो ये था इसको सॉल्व करने का, एक तरीका और बताता हूं बच्चों जो इससे भी शॉर्ट है, इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ा आपको, ठीक है, पर मैं उसको 2 लाइन में कर देता हूं। ध्यान से देखो, 2 लाइन में ही करूंगा सिर्फ। डायग्राम बनाते हैं पहले, चलो। पहली हाफ डिस्टेंस v0 से नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस को 2 इक्वल टाइम के अंदर कवर करना विद स्पीड v1 एंड v2। सवाल डायग्राम बना हुआ, वही वाला डायग्राम वापस से रिपीट कर दिया मैंने। याद करो शुरू में 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाए थे मैंने, एक इक्वल डिस्टेंस के लिए और एक इक्वल टाइम के लिए। इक्वल टाइम के अंदर अरिथमेटिक मीन आया था और इक्वल डिस्टेंसेस में हार्मोनिक मीन आया था। तो ध्यान से देखो ना यार, इतने से टुकड़े में 2 इक्वल टाइम इंटरवल है, तो यहां की जो एवरेज बनेगी वो अरिथमेटिक मीन बनेगी। यानी ये सवाल अब ऐसे हो गया है कि पहली हाफ डिस्टेंस v0 से और अगली हाफ डिस्टेंस v1 प्लस v2 बाई 2 से।
अरिथमेटिक मीन ले लिया भाई मैंने सीधा इसका। और अब देखो तो ये दो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हैं, तो हार्मोनिक मीन इसको मैं v डैश लिख देता हूं अभी, ठीक है, v डैश की वैल्यू है। तो अब हार्मोनिक मीन, तो v एवरेज जो आएगा वो ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 की जगह पर है v नॉट, v2 की जगह पर है v डैश, यहां पर v नॉट प्लस v डैश। खत्म। इस v डैश की वैल्यू को उठाकर यहां पुट करो, सॉल्व करोगे वापस से यही आंसर आपको मिलेगा। क्लियर? दो ही लाइन हुई ना भाई, एक लाइन ये हुई, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेना है। कंसेप्ट पकड़िए, सवाल बहुत आसान था, बना टिपिकल दिया वो अलग बात है, इस प्रकार से सॉल्व करके, पर बाकी कंसेप्ट तो ये था बेटा कि दो टाइम इंटरवल इक्वल तो अरिथमेटिक मीन, दो डिस्टेंस इंटरवल इक्वल तो हार्मोनिक मीन। खत्म सवाल। आया समझ में? चलिए, अब मैंने कहा था एक और सवाल मैं आपको बताऊंगा बच्चों, दो वर्ड आपको समझाने हैं। जो सवाल पूछा गया था, बहुत पहले सवाल पूछा था बच्चों, और वो सवाल जिस साल आया था ना, उस साल 95% स्टूडेंट उस सवाल को गलत करके आए थे। सवाल क्या था पहले सुन लीजिए। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर टाइम t, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू टाइम एवरेज वेलोसिटी। अभी दो नए शब्द आ गए आपके पास, स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी। और सर एवरेज वेलोसिटी तो सुना है, पर ये टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये पहले समझिए आप, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखाऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के नाम से लिख लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हेन velocity is the function of time, then its average velocity is called time average velocity। अगर वेलोसिटी, व्हेन गिवन वेलोसिटी लिखो ज्यादा अच्छा होगा, यहां पर गिवन शब्द और लगा लीजिए आप। गिवन वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, कोई जो वेलोसिटी आपको दे रखी है वो अगर टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी दे रखी है और फिर उसका आपको एवरेज निकालना पड़ता है, तो जो एवरेज आता है वही कहलाता है टाइम एवरेज वेलोसिटी। यानी कि आपको वेलोसिटी कोई फंक्शन ऑफ टाइम देगा और आपसे एवरेज जब पूछा जाएगा तो जो एवरेज निकल कर आएगा वो टाइम एवरेज वेलोसिटी होगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होगा। अब क्या होगा सुनो, कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि वेलोसिटी जो है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। जिसका भी वो फंक्शन हो उस वेलोसिटी को उसके छोटे इंटरवल यानी dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है बस। वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है तो टाइम के छोटे एलिमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू को रखिए, फंक्शन ऑफ टाइम जो भी आपको दे रखा वो रखो, dt नीचे भी dt और ऊपर नीचे विद प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेशन करना होगा, डेफिनेट इंटीग्रल करना है, ऊपर नीचे प्रॉपर लिमिट के साथ आपको इंटीग्रेट करना है। तो जो वेलोसिटी मिलेगी वो टाइम एवरेज वेलोसिटी के नाम से जानी जाएगी। फिर एक बार समझ लीजिएगा, गिवन वेलोसिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम है और उसकी एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालते हैं तो जो वेलोसिटी मिलेगी उसको कहोगे आप टाइम एवरेज वेलोसिटी। गिवन वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस गिवन वेलोसिटी जो कि फंक्शन है टाइम t का, फंक्शन अगर टाइम t का है तो आपको टाइम के छोटे एलिमेंट से ऊपर नीचे उस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है और प्रॉपर लिमिट के साथ आपको इंटीग्रेशन कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। काट मत देना, बायोलॉजी वाले अपन, ठीक है, बायो वाले बच्चे मैथमेटिक्स से ऐसे काम करते हैं, उल्टे सुल्टे काम कर देते हैं। वो अबे काट दोगे वापस वी पर पहुंच जाओगे।
ठीक है, काटना नहीं है, इंटीग्रेशन करना है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे विद प्रॉपर लिमिट। जो आंसर आएगा वो टाइम एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक तो ये, दूसरी बात कि इफ, पेन चेंज कर देता हूं यार बच्चों, इफ गिवन वेलोसिटी is the function of distance x, then its average velocity is known as space average वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जो गिवन है वो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अगर आपको दे रखी है, तो इसकी जो एवरेज आप निकालोगे वो स्पेस एवरेज वेलोसिटी आएगी। उसको एस लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे अपन। टाइम एवरेज वेलोसिटी में टी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी में एस। क्या करना होगा? कुछ नहीं, सेम तरीका। किसका फंक्शन है? एक्स का। तो गिवन वेलोसिटी को एक्स के छोटे एलिमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। वहां टाइम का फंक्शन था, टाइम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, या एक्स का फंक्शन है, एक्स के एलिमेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, और प्रॉपर लिमिट के साथ नीचे और ऊपर इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो जो वेलोसिटी आएगी वो स्पेस एवरेज वेलोसिटी होगी। कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट की बात तो सिर्फ इतनी थी, पर अब जो सवाल पूछा गया था वो क्या था, वो भी मैं लिख देता हूं सवाल, फिर उसके बाद उस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या था सुनिए। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर टाइम टी, फॉर टाइम टी, कैपिटल टी लिख सकते हो, स्मॉल टी लिख सकते हो, जैसा लिखना है लिख लीजिए। Find the ratio of space average velocity to time average velocity। ये सवाल है हमारा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों अपन। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस सवाल को, यही इकलौता एक सवाल पूछा गया था, पर ध्यान रहे ये कंसेप्ट हमारा आगे भी काम आएगा। हमारा काम आएगा जब हम अल्टरनेट करंट पढ़ेंगे, यानी 12th का टॉपिक। वहां पर भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में आपको यही कंसेप्ट वहां पर काम लेना पड़ता है, टाइम एवरेज वेलोसिटी या स्पेस एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, करते हैं इस सवाल को। चलिए बच्चों, इस सवाल को करते हैं। आपने कंसेप्ट सीखा टाइम एवरेज वेलोसिटी और स्पेस एवरेज वेलोसिटी का, और उसी पर बेस ये क्वेश्चन पूछा गया। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। पहले बोला पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u की वैल्यू 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है भाई बच्चों, एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। टाइम t तक गया है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का टाइम पूरा t दिया हुआ है आपको, और बोला है कि उसकी स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। मेरे सर आपने तो कहा था कि इफ गिवन वेलोसिटी, तो यहां तो कोई वेलोसिटी अरे दे नहीं रखी है, पर उसके लिए निकालने के लिए तरीका तो दे रखा है भाई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जाता है। तो मुझे मालूम है कि अगर u 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और t टाइम पर वेलोसिटी अगर मुझे देखनी है, तो मैं यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं यूज कर रहा हूं बच्चों, v इक्वल टू u प्लस at। u की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू at के बराबर आपको मिल जाएगी। ध्यान से देखो, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम बन चुकी है। फंक्शन ऑफ टाइम अगर बन गई तो टाइम एवरेज वेलोसिटी बड़े आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। कहा था कि अगर गिवन वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो उस वेलोसिटी को
टाइम के छोटे इंटरवल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करो और ऊपर नीचे प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करो। v की वैल्यू कितनी है बच्चों? at। यहां क्या है? dt। नीचे क्या है? केवल dt। एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिएगा उसको और ऊपर और नीचे प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करना है आपको। लिमिट 0 से, यहां से t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था और यहां जाकर t इक्वल टू t हो जाएगा बच्चों। तो लिमिट 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक। टाइम का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? t स्क्वायर बाई 2। तो ऊपर मिलेगा आपको a t स्क्वायर बाई 2 टोटल। नीचे dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? t। लिमिट भी लगा दी मैंने साथ साथ, एक t से एक t मर जाएगा और आपको टाइम एवरेज वेलोसिटी मिलेगी बच्चों a t बाई 2 के बराबर। ये तो टाइम एवरेज वेलोसिटी आई है बच्चों, ये वाली। पर आपको निकालने स्पेस, जो कि डिस्टेंस डिपेंडेंट स्पीड होती थी बच्चों। पर प्रॉब्लम क्या है समझो, आपको निकालना स्पेस पर आपके पास वेलोसिटी है टाइम के फंक्शन की फॉर्म में, और मुझे मालूम है कि स्पेस निकालने के लिए उस वेलोसिटी का s की टर्म्स में होना जरूरी है। तो फिर मैं ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे वेलोसिटी दे रखी है टाइम के फंक्शन की फॉर्म में। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, v की वैल्यू आपने पुट कर दी at, पर यहां पर मुझे मालूम है कि मैं t का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता। ये v था अपना। अगर मैं यहां पर इस ds को ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी dt से मल्टीप्लाई कर दूं, तो शायद ये और ये v बन जाएगा। ds बाई dt v बन चुका है, ds बाई dt v बन चुका है, मतलब एक v और आ गया, मतलब इसका स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर dt और नीचे आ जाएगा at dt। ध्यान रहे, ये v बन चुका और v की वैल्यू at के बराबर है, तो at को at से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर t स्क्वायर बन गया। ये v बन चुका है, v की वैल्यू at यहां पुट कर दी। अब आप इसको ऊपर और नीचे प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 से t और 0 से t। तो एक a से एक है तो पहले मार दीजिए यहीं पर। तो यहां बना बच्चों a t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 और नीचे बनेगा केवल t स्क्वायर बाई 2। टी स्क्वायर से टी क्यूब को मारोगे, एक टी बचेगा, 2 पलट कर ऊपर जाएगा। स्पेस एवरेज वेलोसिटी आपको मिलेगी 2at बाई 3 के बराबर। अब आपसे पूछा गया है स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। स्पेस की वैल्यू आई 2at बाई 3 और टाइम की वैल्यू आई at बाई 2। at से at मरेगा, 2 पलट कर ऊपर गया, 4/3 हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया। कई बच्चे कहते हैं कि सर वेलोसिटी तो दे नहीं रखी थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ था, टी टाइम के अंदर उसने इतनी वेलोसिटी अचीव करी, तो टी टाइम में कोई डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया होगा ना उसने। मान ले सर कि अगर मान लो ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यहां हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगा देते हैं तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as आता है सर, क्योंकि u तो 0 है और v की वैल्यू को आप अंडर रूट 2as लिख सकते हैं, यानी कि रूट 2as की पावर हाफ। बिल्कुल लिख सकते हो। और सर अब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन गया, बिल्कुल बन गया भाई। तो सर अब स्पेस एवरेज वेलोसिटी निकालना आसान काम हो गया ना सर, बिल्कुल निकालो। एक बार देखते हैं क्या होता है। ये लो भाई, आपने जो कहा मैं मानने को तैयार हूं सब कुछ। v की वैल्यू आपने पुट करी रूट 2as की पावर हाफ, ds नीचे भी ds, ऊपर नीचे इंटीग्रेशन किया आपने। s की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करोगे तो s की पावर 3/2 अपॉन 3/2 बनेगा, अपॉन 3/2, नीचे बनेगा s बाई 1, मतलब ये 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा,
फिर ये 1/s, s से s काट देंगे। चलो क्या बनता है देखते हैं। ये बना बच्चों 2√2a, ये s भी ऊपर गया, s की पावर 3/2 -1 नीचे 3। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, यही बनेगा। 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1/2 आएगा, यानी कि 2√2as/3। स्पेस एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब अगर इस वेलोसिटी में इस वेलोसिटी से डिवाइड करोगे तो ये s और t कटेगा नहीं बच्चों, तो फिर आपको इस s को t में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर आपको लगाना पड़ेगा फ्रॉम s इक्वल्स टू हाफ a t², क्योंकि u की वैल्यू 0 है। अब आप इस s की वैल्यू को अगर यहां पुट करते हो s इक्वल्स टू हाफ a t², ध्यान से देख, ध्यान से देख भाई, ध्यान से देख, s की जगह पर हाफ a t², हाफ a t², 2 से 2 मरेगा, a² t² बनेगा, मतलब 80। तो भैया क्या बना, v एवरेज 2/3 a t के बराबर बना। कितना आ रहा था यार, यही तो आ रहा था, पर ये थोड़ा सा और लंबा हो गया। कोई मतलब नहीं है इतना लंबा करने से, यहीं पर ठीक था मामला, पर मैंने फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए सवाल को कर जरूर दिया। हर तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन आया समझ में? अब आपको ऐसे कोई भी सवाल बनाकर दे देगा यार कि पार्टिकल की वेलोसिटी भैया v की वैल्यू 2/3 √a t, तो बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी, टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के फंक्शन की फॉर्म में यार। तो भैया सीधा सीधा टाइम एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूं मैं तो आपसे, v dt/dt। v की वैल्यू को पुट कर दे यार, 2/3 √a को बाहर कर दे, इंटीग्रेशन √t का करेगा, नीचे dt है उसका इंटीग्रेशन करेगा, सॉल्व करेगा, आंसर तैयार है। आ गया समझ में? यहां हमारा आर्टिकल नंबर 3 पूरा होता है। ठीक है, और कई तरीके के सवाल हैं, करने में तो कर सकते हो आप, जितने सवाल मैं कराऊं कराता रहूंगा, पर ले देकर प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है यार बच्चों। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, पर हां ये कंफर्म है कि जितनी वैरायटी के सवाल मैंने करवाए हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। पर अब हमें जो स्टार्ट करना है आर्टिकल नंबर 4 हमारा, आर्टिकल नंबर 4 के अंदर हम जो चीज पढ़ेंगे बच्चों, उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। एक कंसेप्ट होगा चेंज इन वेलोसिटी और एक कंसेप्ट होगा एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी का कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जो 1D मोशन में तो काम आएगा ही सही, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी काम आएगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी काम आएगा, फ्रिक्शन में भी काम आएगा। आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें चेंज इन वेलोसिटी का कंसेप्ट बार बार काम आएगा। तो उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल अप्रोच दोनों आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद शुरू होगा एक्सेलरेशन। और मैं कहता हूं पूरी मैकेनिक्स एक तरफ और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट ही एक तरफ। उसमें कंसेप्ट के नाम पर कुछ नहीं है, पर मिसकंसेप्ट लाइन से हैं जो आपके अंदर कूट कूट कर भरे गए हैं। मिसकंसेप्ट ही मिसकंसेप्ट है आपके अंदर एक्सेलरेशन को लेकर। बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है जब एक्सेलरेशन के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा सवाल पूछ लिया जाता है। मैं एक बार इंटरव्यू कंडक्ट किया था मैंने एलन पर, तो वहां पर जो फैकल्टी इंटरव्यू देने आई, मैंने उससे पूछा कि यार अगर मान लो सवाल में कहीं पर लिखा हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है ये बता दे बस। इट इज रिटार्डेशन, इट इज रिटार्डेशन। ठीक है भाई, रिटार्डेशन है, कैसे पता चला तुम्हें कि रिटार्डेशन है? सर एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मैंने कहा आप बोल रहे हो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ऐसा किसी बुक में लिखा हुआ दिखा सकते हो मुझे, किसी भी बुक में, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन? बोला सर, मैंने कौन सी बुक में लिख रहा है बताओ।
एससी वर्मा में लिख रहा है। मैंने कहा लाओ एससी वर्मा, तुरंत मंगाई मैंने बताओ। तो सर हो सकता है किसी और बुक में देखा हो। मैंने किस बुक में देखा ये बता पैस मुझे। किसी भी बुक में नहीं लिख रहा है। और अगर कोई इसको बता रहा है ऐसा कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, तो वो बिल्कुल गलत बता रहा है आपको। नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, मैं कह रहा हूं ये एक्सीलरेशन है यार। और कोई दुनिया का माइकल लाल मुझे गलत करके साबित करके दिखा दे तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा उस दिन से। ये कुछ भी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ये रिटार्डेशन भी हो सकता है, क्योंकि उनको इस नेगेटिव साइन का मतलब ही पता नहीं है। इसका सिर्फ मुझे एक ही मतलब समझ में आता है कि वेलोसिटी का चेंज 10 मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड के अंदर हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हुआ है। यह केवल इसका मतलब है। और इस बात से कहां साबित हुआ कि यह रिटार्डेशन है? तो ऐसे कंसेप्ट्स अगले आर्टिकल में आने वाले हैं, क्योंकि अब मैकेनिक्स टफ होती जाएगी, अब आसान नहीं होगी बच्चों। ये 2 आर्टिकल्स बहुत आसान थे, पर अब जो कंसेप्ट आएंगे वो टिपिकल होते जाएंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें होती जाएंगी। बड़ा ही मजा आने वाला उनके अंदर। मतलब अगर आपने फिजिक्स को फील करना शुरू कर दिया है तो आपको फिजिक्स खेल लगना शुरू हो जाएगी। खेल, ऐसा लगा जादू हो रहा है बार बार। अरे यार कभी ये कर देते हैं, कभी ये कर देते हैं, पर पता होना चाहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के अंदर फिर अगले आर्टिकल के साथ। थैंक यू सो मच।